सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। आज के वीडियो हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय का जो न्यू सेट आज का जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अभी हमारे सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन है सेट नंबर एल का। तो अभी हम लोग इस एल सेट को सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं कि ये सेट कैसा होने वाला है। तो इस एल सेट को जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग को ए टू जेड क्वेश्चन हम लोग लाइन बाय लाइन अभी सॉल्व करेंगे। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल लाइव स्क्रीन पे। आप लोग कोई भी क्वेश्चन को मन में डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस पहला क्वेश्चन उस एल सेट का जो आया है वो है कि भिन्न चित्र को पकड़ना। मतलब इस चार ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं इसमें से कोई एक अलग है और बाकी का तीन सेम है। तो वह आंसर है ए नंबर, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जो पी क्यू आर एस लिखा हुआ है वह क्लॉक वाइज लिखा हुआ है और बाकी सब के पी क्यू आर एस को अगर आप लोग देखते हैं तो यह एंटी क्लॉक वाइज लिखा हुआ है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए। आप बिल्कुल टेंशन को हटाते हुए आप ए आंसर ले सकते हैं इसका। अगले क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है डी नंबर, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंगल है यह दीवार की दिशा में है। बाकी सब में जो ट्रेंगल है वो दीवार के उल्टा दिशा में है। आप देख सकते हैं सब दीवार से ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर आप लोग करेक्ट डी मार सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा है सी। अब तीसरा क्वेश्चन का आंसर सी कैसे है, तो देख सकते हैं कि इसमें आई टी और सी का यूज किया गया है। इसमें भी आई टी और सी का यूज किया गया है और इसमें भी आई टी और सी का यूज किया गया है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा आंसर सी है। चौथा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर है सी नंबर। अब कैसे है आप देख सकते हैं इस फिगर में अगर यहाँ तीन लाइन है तो यहाँ भी तीन फिगर है, यहाँ पे चार फिगर है तो यहाँ भी चार फिगर है, यहाँ पे दो फिगर है तो यहाँ भी दो फिगर है, लेकिन यहाँ पर चार फिगर और यहाँ पे तीन फिगर ही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी ही होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर है सेम फिगर, यानी कि हमें बिल्कुल सेम आकृति को पहचानना है। तो इसका आंसर हमारा है सी। आप बिल्कुल टेंशन को हटाते हुए सी आंसर इसका ले सकते हैं। अगला अगर हम छठे को प्रश्न की बात करें तो छठा प्रश्न का उत्तर हमारे पास उपलब्ध है, इसका आंसर डी होगा। अब बिल्कुल इसका डी जो मारे हैं वह उनका सही है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सातवें प्रश्न की और अगर हम लोग चलते हैं तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि पहले जो चित्र दिया गया है क्वेश्चन में उसका आंसर सी से ही मैच करता है। अगर हम लोग आठवें प्रश्न की ओर बात करें तो आठवें प्रश्न का उत्तर भी सी होगा, क्योंकि यह बिल्कुल सेम फिगर मिलता है क्वेश्चन से। अब अगर हम लोग नौवें प्रश्न की ओर आए तो नौवें प्रश्न में हमें तीन वर्ग फिल किया हुआ है और चौथे चौथे वर्ग खाली दिया गया है, उसमें हम लोग को वर्ग फिल करना है। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। जिसने भी मारा है उनका बिल्कुल सही है। अगर हम अपने 10वें प्रश्न की ओर बढ़े तो 10वें प्रश्न का उत्तर सी होगा। अगर आपने मारा है तो आपका बिल्कुल सही है। अगर हम 11वें प्रश्न की ओर बढ़े तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि यही खाली स्थान को भरता है। अब अगर हम लोग अपने 12वें प्रश्न की ओर बढ़ें तो 12वें प्रश्न का उत्तर बी होगा। आप बिल्कुल मिला सकते हैं, जब 12वां प्रश्न ही है जो इस स्थान पे फिल होगा, इसके अलावा और कोई भी आप आंसर नहीं ले सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है एक सीरीज का क्रम। इस सीरीज के क्रम में हम लोग किस प्रश्न का कौन सा उत्तर लेंगे आप देख सकते हैं। पहला चित्र आप देख सकते हैं, पहला चित्र में एक फिगर ऊपर की ओर है, दूसरे में एक ऊपर एक नीचे, तीसरे में एक ऊपर एक नीचे और एक नीचे। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक तीर ऊपर गया है एक तीर नीचे आया, यानी कि इसमें और उसके बाद क्या है कि एक ईयर ब्लू वाला ये जो नीचे है तो अगले में ये वाला ऊपर की ओर जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बिल्कुल बी होना चाहिए। वैसे इसमें बी और डी दोनों में सस्पेंशन बनता है और इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। अगले अगर हम 14वें प्रश्न की ओर बढ़ें तो 14वें प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। 14वें प्रश्न का उत्तर आपको होगा सी, और इसके लिए एकदम आप कन्फर्म रहिए, इसका उत्तर सी के अलावा और कोई भी नहीं होगा। अगर मैं अपने 15वें प्रश्न की ओर बढ़ूँ तो इसका उत्तर सी होगा। बात अगर 16वें प्रश्न की जाए तो 16वें प्रश्न का उत्तर बी होगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगर आपके मन में ख्याल आते हैं कि ए बी सी तीनों हो सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की जो लाइनिंग है यह बिल्कुल जिस दिशा में जा रही है वो आप देख सकते हैं। इसमें खड़ा था, सेकेंड में लेटा हुआ था, फिर थर्ड में खड़ा था, तो चौथे में लेटा हुआ रहेगा, जो कि इसी ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। अगर हम अपने 17वें प्रश्न की ओर बात करें तो 17वें प्रश्न में आप देख सकते हैं कि जो चित्र अंदर का है वही चित्र बाहर का भी है, इसलिए यहाँ पर भी जो चित्र अंदर का है वही चित्र को बाहर निकाल देंगे, जिससे इसका भी आंसर बी हो जाएगा। मैं अपने 18वें प्रश्न की ओर बात करूँ तो इसका आंसर बिल्कुल हर हाल में ए ही होगा। आपको कोई दिक्कत इस बारे में नहीं होना चाहिए। अगर मैं 19वें प्रश्न की बात करूँ तो इसका आंसर सी होगा। अगर आपने सी लिया है तो आपका बिल्कुल ही सही है।
अगर मैं अपने 20वें प्रश्न की ओर बात करूँ तो 20वें प्रश्न का उत्तर सी होगा। कैसे होगा मैं बता देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि सर्कल था फिगर, इसलिए इसके अंदर जो भी शेप थे वो सारे सर्कल के थे। इसलिए अगले फिगर में जो स्क्वायर है तो यहाँ पर होने के लिए चारों फिगर में क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, और उस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ यही इसका आंसर बैठता है, और इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगर मैं प्रश्न संख्या 21 की बात करूं तो यहाँ पर है कि चित्र को कंप्लीट करना है, जो खाली स्थान है वहाँ पर कोई भी बचे हुए फिगर को जोड़ करके चित्र को कंप्लीट करना है, तो उस हिसाब से इसका आंसर सी होगा। अगर आपने मारा है तो आपका सही है। अगर मैं अपने 22वें प्रश्न की बात करूँ तो 22वें प्रश्न का उत्तर बी होगा। जिसने भी मारा है वह बिल्कुल संतुष्ट रहिए इसके उत्तर को लेकर। अगर मैं अपने 23वें प्रश्न की ओर बात करूँ तो 23 प्रश्न का उत्तर बी होगा। वही बात अगर मैं 24वें प्रश्न की करूँ तो 24वें प्रश्न का उत्तर हर हाल में डी और डी ही होगा, क्योंकि मैं जब भी इस चित्र को खाली स्थान में भरता हूँ तो हमारा एक कंप्लीट वर्ग हो जाता है, जो कि हमें प्रश्न में चाहिए था। 25 से 28 तक के जो क्वेश्चन है वह मिरर इमेज है, यानी कि हमें मिरर की तरफ से लगाना है, और मिरर किधर से लगा हुआ है वो भी दिखाया गया है। तो जब हम इधर से मिरर लगाते हैं तो फिर हमारा बिल्कुल जो चित्र बनेगा वो है ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं 26वें प्रश्न की बात करूँ मिरर इमेज में तो इसका आंसर ए होगा। और वही अगर मैं 27वें प्रश्न की बात करूं तो 27वें प्रश्न में मिरर इमेज का आंसर सी होगा, क्योंकि यही बिल्कुल सेम टू सेम मिरर इमेज बनता है इसका। अगर मैं इसी हिसाब से 28वें प्रश्न की बात करूं तो 28वें प्रश्न का उत्तर ए होगा। आप बिल्कुल संकोच न करिए, मेरे उत्तर में बिल्कुल मैंने सही बनाया है और काफ़ी मेहनत की है इस पर रिसर्च करने के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आते हैं बारी हम लोग के 29वें प्रश्न के उत्तर। 29 से 32 तक के प्रश्न में क्या है कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का प्रश्न है, यानी कि पेपर का कटिंग करके दिखाया गया है कि अगर हम इसको खोलते हैं तो कैसा चित्र बनेगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सी है। जब भी इस चित्र को खोलिएगा तो हर हाल में आपको सी नंबर ही ऑप्शन आएगा। वही बात अगर मैं 30वें प्रश्न की करूँ तो 30वें प्रश्न का उत्तर ए होगा। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के इसका ए लगा सकते हैं। अगर मैं बात 31वें प्रश्न की करूँ तो 31वें प्रश्न का उत्तर बी होगा। आप इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, इसका हर हाल में बी आंसर ही है। अगर मैं प्रश्न 32वें प्रश्न की करूँ तो 32वें प्रश्न का उत्तर आपको सी होगा। वही अगर मैं 33 से 36वें प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि चित्र दिया गया है, उस चित्र से एक फिगर बना है और फिगर कौन सा है वो हमें देखना है। तो 33 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ए है। अगर मैं 34वें प्रश्न की बात करूँ तो 34वें प्रश्न का उत्तर ए होगा। वही बात अगर 35वें प्रश्न की जाए तो 35वें प्रश्न का बिल्कुल और बिल्कुल सटीक उत्तर बनता है बी, इसके अलावा और कोई भी उत्तर नहीं लिया जा सकता है। बात अगर 36वें प्रश्न की जाए तो इसका आंसर ए होगा। वहीं अगर बात 37वें प्रश्न की करें, 37वें जो है वो है छिपी आकृति को ज्ञात करना, और छिपी आकृति जो है इस फिगर की छिपी आकृति सिर्फ और सिर्फ ए नंबर ऑप्शन में ही है, इसलिए 37 का आंसर ए ही होगा। आप इस बारे में कोई भी टेंशन ना लें, इसका आंसर हर हाल में ए होगा। बात अगर 38वें प्रश्न की जाए तो इसका आंसर जो चित्र मिल रहा है वहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वो चित्र मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। वही बात अगर 39वें प्रश्न की जाए तो इसका आंसर ए होगा। कैसे होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बी बन रहा है इससे आप देख सकते हैं यह 39वें प्रश्न का है। वहीं अगर हम लोग 40वें प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बन रहा है, इसलिए 40 का आंसर बी होगा और 39 का आंसर ए होगा। यहाँ से पर हमारा लोग का रीजनिंग खत्म होता है। अब बारी है मैथ की। तो मैथ में चूंकि हमारे के पास कम वीडियो के टाइम में जब तक क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इसलिए मैं आपको कुछ कुछ का सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, बल्कि कुछ कुछ का मैं आपको करेक्ट आंसर दे दूंगा। बात अगर 41वें प्रश्न की जाए तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो भी दिया गया है कि एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगुनी होती है, यानी कि इसका एक फार्मूला आता है, वह है n-1/t/100। तो जब हम ऐसा करते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं, n कितना है 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 × 100/16। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 100/16, यानी कि 25/4। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो हम लोग का ऑप्शन आता है 6 होल 1/4%, जो कि है हमारा बी नंबर ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगर मैं बात करूँ 42वें प्रश्न की, तो 42वें प्रश्न में आप देख सकते हैं कि इसके एक आधार और एक लंब दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले हमें इसका विकर्ण निकालना है। तो इस प्रश्न का जो विकर्ण हो जाएगा डायगोनल, मेरा मतलब है सॉरी हाइपोटेनस, इसका जो हाइपोटेनस हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का रूट, जो होता है जो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट, जो कि हम लोग को निकलेगा 169, और उसको जब हम रूट में तोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 13। तो अब हमारे पास जो तीनों भुजा आ चुकी है त्रिभुज की, वो है 13, 15 और 5, 13, 12 और 5। जब इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है डी नंबर, और यही हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। अगर मैं 43वें प्रश्न की ओर बढ़ूँ तो इसका आंसर होगा बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में जब आता हूँ तो आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे 45वां प्रश्न दिया गया है, और इस 44वां प्रश्न का 44वां प्रश्न का उत्तर डी होगा, 53।
अगर मैं प्रश्न करूँ 45वां का, तो 45 का ऑप्शन कहाँ पे है मुझे खोजना पड़ जाएगा। 45 का ऑप्शन शायद मेरे से मिसप्रिंट हो गई है, उसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इस एक प्रश्न को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ऑप्शन गायब हो गया है। मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लास्ट में दे दूंगा इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं अपने 46वें प्रश्न की ओर बात करूँ तो 46वें प्रश्न का उत्तर सी होगा। बात किया जाएगा मेरे 47वें प्रश्न की ओर तो 47वें प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सी है। बात अगर 48वें प्रश्न की जाए तो 48वें प्रश्न का उत्तर बी है। बात अगर मैं 49वें प्रश्न की करूँ तो 49वें प्रश्न का उत्तर डी है। बात अगर मैं 50वें प्रश्न की करूँ तो 50वें प्रश्न का उत्तर सी है। चूंकि मेरा ऑप्शन मिट चुका है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ लीजिए 50वें प्रश्न का उत्तर सी होगा। अगर मैं अपने 51 नंबर के प्रश्न की बात करूँ तो 51 नंबर का आंसर बिल्कुल हर हाल में सी होगा, 696। अब क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि हमें वह नंबर चाहिए जो 4 से 8 से और 6 तीनों से डिवाइड होना चाहिए। जब आप इसको ऑप्शन के अनुसार बनाना शुरू करेंगे तो आपको इसका आंसर बिल्कुल सी ही आएगा, इसलिए इसका आंसर सी है। बात अगर 52वें प्रश्न की जाए तो 52वें प्रश्न का उत्तर ए होगा। बात अगर 53वें प्रश्न की जाए तो जब हम लोग इस सारे फ्रैक्शंस को, ये सारे अंक को जब हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर हमें बी आएगा। अब बढ़ते हैं अपने 54वें प्रश्न के उत्तर। इस 54वें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल हर हाल में सी आएगा। अपने अगर हम 55वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो इसका आंसर हमें बी आएगा। अगर हम अपने 56वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो 56वें प्रश्न का आंसर बी होगा। बात अगर 57 प्रश्न की जाए तो उसका आंसर बी होगा 70। बात अगर 58वें प्रश्न की जाए तो इसका आंसर सी होगा 12%। बात अगर 59वें प्रश्न की जाए तो इसका आंसर सी होगा 60%। बात अगर 60वें प्रश्न की जाए तो इसका आंसर सी होगा 17,821। जिसने भी मारा है उनका बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी नंबर है। बात अब आते हैं हम लोग अपने गद्यांश के क्षेत्र में। गद्यांश का क्षेत्र चूंकि बहुत ही ज्यादा हल्का क्वेश्चन था, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है ग्रीष्म और डैश के बीच सर्दी ऋतु आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्यांश का पहला लाइन में लिखा गया है, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको अच्छे से। गद्यांश का पहला लाइन में लिखा गया है कि शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम में आती है और जाड़े के मौसम को शीत ऋतु कहते हैं। इसलिए 61वें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल हर हाल में सी आंसर ही होगा। बढ़ते हैं अपने 62वें प्रश्न के उत्तर। 62वां प्रश्न कह रहा है शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शरद ऋतु में क्या परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शरद ऋतु में, एक मिनट शरद ऋतु में दिखाता हूँ आपको। शरद ऋतु में क्या होता है, दिन छोटे हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 62 का ए हो जाएगा। अगर आप लोगों ने गद्यांश को थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन खोजने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं 63वें प्रश्न की ओर। 63वें प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन कह रहा है शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती है, क्यों? तो शरद ऋतु में पत्तियां इसलिए पीली होती है क्योंकि उस समय पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है, इसलिए 63 का आंसर हर हाल में बी हो जाएगा। आपको फिर से दिखा देता हूँ, 63 का आंसर होगा जाएगा बी। बात अगर 64वां प्रश्न की करें तो शीत ऋतु का बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं। तो इस ऋतु के बीतने की तैयारी में पशु जो है वो अपने शीत ऋतु के लिए भोजन एकत्र करते हैं, ताकि वो उस मौसम में जब विपरीत परिस्थितियां होती है उस समय वो अपना भरण पोषण अच्छे से कर पाए। बात अगर हम अपने 65वें प्रश्न की करें तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है, तो इसका आंसर होगा ढकी हुई। चलिए बढ़ते हैं आप अपने 66वें प्रश्न की ओर। यहाँ पर एक दूसरा गद्यांश शुरू होता है। इस गद्यांश का पहला प्रश्न देख सकते हैं जो कि ग्रामर से रिलेटेड है। प्रश्न पूछ रहा है उत्साहित शब्द का अर्थ है, तो उत्साहित शब्द का अर्थ होगा बहुत प्रसन्न। बढ़ते हैं अपने 67वें प्रश्न की ओर। 67वां प्रश्न पूछ रहा है दीपक और उसके चचेरे भाई बहन के बाद डैश दिया गया है, तो इसका आंसर होगा ने पिकनिक का आनंद लिया। अगर आप लोगों ने गद्यांश के लाइन को पढ़ेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वह बहन रविवार के परिवार के साथ कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं। तो गद्यांश से पिकनिक का जिक्र किया गया, इसलिए मैंने इसको पिकनिक पर चूज किया है। 68वां प्रश्न बोल रहा है दीपक अपने डैश के साथ पिकनिक पर गया, तो इसका आंसर होगा बी चचेरे चाची जी और चचेरे भाई बहन के साथ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गद्यांश में दिया गया है कि वह अपने चाची जी और चचेरे भाई बहन के साथ पिकनिक पर गया। बढ़ते हैं अब अपने 69वें प्रश्न की ओर। 69वें प्रश्न का उत्तर सी होगा गांव, पिकनिक का स्थान एक गांव में था। बढ़ते हैं अपने 70वें प्रश्न की ओर। चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि जैसे चावल कैसे उगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चावल का बात किया गया है इसलिए हम लोग चावल ही लगाएंगे। ध्यान रहे कि भी क्वेश्चन का ध्यान से बाहर का इस बार नहीं आया था, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी लिखा है, अगर आप लोगों ने गद्यांश को समझ कर लिखा है तो आपका हर हाल में वो आंसर सही है। अब आते हैं 71वें प्रश्न से एक नया गद्यांश शुरू होता है। वह गद्यांश है रस्सा कसी गेम से शुरू। और रस्सा कसी क्या है, तो यह है एक खेल, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। बात करें अगर हम 72वें प्रश्न की ओर, तो रस्सा कसी में हम लोग क्या करते हैं, रस्सी खींचते हैं, चूंकि बात में इससे भी रस्सी की ही की जा रही है। बात अगर हम लोग 73वें प्रश्न की करते हैं तो रस्सी
कि अंतिम छोर को पकड़ने वाले टीम का खिलाड़ी क्या होता है, सबसे शक्तिशाली होता है, इसलिए वो टीम का कमान सबसे लास्ट से संभालता है। बात करें अगर हम 74वें प्रश्न की, तो जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है तो वह टीम हार जाती है, क्योंकि जो टीम खींचकर चली जाती है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर कुछ कुछ आदमी है और ये रस्सी बनी हुई है, तो इसके इस टाइम वाला टीम गया तो ये टीम हो जाती है लूजर और ये टीम हो जाती है विनर, इसलिए इसका आंसर होगा बी। बात अगर हम लोग 75वें प्रश्न के करें तो संगठित शब्द का अर्थ है साथ साथ, इसका बोल सकते हैं संगठित का मतलब होता है मिलजुल कर। चलिए अब हम लोग के पास बिल्कुल आखिरी के 5 सवाल बचे हुए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वह भी एक नए गद्यांश पर आधारित है और वह गद्यांश चूंकि स्पेशल फोकस करता है स्वास्थ्य के रूप में, स्वस्थ कैसे आदमी को रहना चाहिए वह हमें सिखाया जा रहा है इस गद्यांश में। चलिए बढ़ते हैं अपने 76वें प्रश्न की ओर। तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, बिल्कुल संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। बात करें 77वें प्रश्न की ओर, तो 77वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ गद्यांश में दिया गया है कि हमें अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिए तो आपका भार कम हो जाएगा, इसलिए 77वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फल और सब्जियां, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बढ़ते हैं 78वें प्रश्न की ओर। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, तो आपको इसमें बिल्कुल सोचना ही नहीं है, आपको हर हाल में कंफर्म रहिए, इसका आंसर सी होगा पानी, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा पिएंगे उतना हम लोग स्वस्थ रहेंगे। बात अगर 79 नंबर क्वेश्चन की जाए तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तो चूंकि व्यायाम में टेलीविजन देखना नहीं आता है, वीडियो गेम्स खेलना भी नहीं आता है, पतंग उड़ाना भी नहीं आता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ यही व्यायाम ही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में इसके अलावा कोई दूसरा आंसर होने की उम्मीद ही नहीं बनती है, हर हाल में 79 का ए ही है। बढ़ते हैं हम लोग अपने 80वें क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन चूंकि एक व्याकरण रिलेटेड था, पूछा जा रहा है सक्रिय का विलोम शब्द क्या है। तो सक्रिय का विलोम होता है निष्क्रिय, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसी के साथ आप लोगों का सेट कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। जिस लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर पर्याप्त मिल चुका होगा, और जिन लोगों को इसका आंसर जिन्होंने सबसे ज़्यादा सही किया है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग को हमारा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे इसी के साथ फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।